हेलो फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस कि आपने मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज सीखने के बाद एक कदम आगे बढ़ाने का सोचा। इस वीडियो में सर्विसेज इंडस्ट्री की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज उन सर्विस एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करना चाहते हैं लेकिन बेसिक मार्केटिंग नॉलेज ना होने के कारण पीछे रह जाते हैं। साथ ही ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को भी गाइड करेगा जो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यह वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड स्कॉलरली रीडिंग्स पर बेस्ड है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अलका जैन। इस वीडियो का उद्देश्य लर्नर्स को सर्विसेज मार्केटिंग के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से फेमिलियराइज करवाना है। इस वीडियो लेक्चर की ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, किंतु व्यूअर्स की सुविधा के लिए इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल करवाया गया है। यह वीडियो इन टॉपिक्स को कवर करेगा: डेफिनेशन एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, 7 P's of marketing of services, quality control in services, classification of services, level of services। और अंत में जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे उसे एक कॉमन सर्विस हॉस्पिटल पर अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सर्विसेज हैं क्या। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने सर्विसेज को इन शब्दों में डिफाइन किया है: एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और आर प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। यानी कोई भी एक्टिविटी, बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन जो बेचा जाता है वह सर्विस है। इस डेफिनेशन के अनुसार सर्विसेज प्योरली एक्सपीरियंस हैं जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस से मिलता है। दूसरे शब्दों में सर्विस मात्र एक प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का एक पूरा बंडल है जिसमें सर्विस देने वाली एम्प्लॉय के स्किल्स और एफिशिएंसी का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन के मुताबिक a service is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. यानी सर्विस एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ऑफर किए जाने वाली वह एक्टिविटी है जो अनिवार्य रूप से इंटेंजिबल होती है, यानी हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अपने सेंसरी ऑर्गन से उसे अनुभव नहीं कर सकते। साथ ही यह सर्विस कंज्यूमर को किसी भी तरह की ओनरशिप नहीं देती है। हमारे लेक्चर में हम इन्हीं दोनों डेफिनेशंस को बेस बनाकर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सर्विसेज क्या हैं। इन शॉर्ट, सर्विस कुछ ऐसा काम या एक्टिविटी है जो हम किसी दूसरे के लिए करते हैं और इसके बदले उससे पैसा या कोई और सेवा लेते हैं। यह हमारे वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स में एक्सचेंज प्रोसेस के डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया जा चुका है। सर्विसेज के सिंपल एग्जाम्पल हैं: जब आप हेयर कट के लिए सैलून में जाते हैं तो आप सर्विस कंज्यूमर हैं। जब आपके घर में कोई खाना बनाने वाली मेड आती है तो आप उसकी सर्विसेज के कंज्यूमर हैं। कार वॉश भी एक प्रकार की सर्विस ही है। प्रोफेसर विलियम ने सर्विस का एक और इंटरेस्टिंग फीचर डिस्कस किया है कि सर्विस में टेंजिबल प्रोडक्ट का प्रयोग तो किया जा सकता है किंतु उस टेंजिबल चीज का ओनरशिप कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा। इस तरह हमने देखा कि सर्विसेज के बहुत से स्पेशल फीचर्स हैं जो इन्हें गुड्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये स्पेशल फीचर्स हैं एक्सपीरियंस, बेनिफिट, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन, वैल्यू एडिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस यानी अनुभव की। सर्विसेज में एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस इसलिए अधिक है कि सर्विस हमें दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। थियोडोर लेविट ने तो सर्विसेज को एक्सपीरियंस गुड्स भी कहा है क्योंकि आप ट्रैवल आदि सर्विसेज को एक्सपीरियंस किए बिना उन्हें इवेल्युएट कर ही नहीं सकते। बेनिफिट का अर्थ है कंज्यूमर की वेलबींग में कुछ एडिशन करना। तो बेनिफिट इज समथिंग दैट एड्स और प्रमोट्स वेलबींग, यानी यदि आप कोई सर्विस लेते हैं तो आपको उससे कुछ फायदा भी होना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट है एक्टिविटी। एक प्रोडक्ट को खरीदना और यूज करना वन टाइम एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन एक सर्विस को खरीदना एक प्रोसेस जो कि सेट ऑफ एक्टिविटीज होगा उसमें से गुजरने जैसा होता है। फोर्थ है परफॉर्मेंस, जिसका अर्थ है किसी काम को सही तरीके से करना। सर्विसेज में एंड प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रोसीजर या सेट ऑफ एक्टिविटीज को सही तरीके से पूरा करना परफॉर्मेंस होती है। पांचवा है इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन। सर्विस एनकाउंटर के समय सर्विस कस्टमर से होने वाली बातचीत का भी बहुत महत्व है क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करते वक्त यह पूरे प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से इंस्टीट्यूट तो आपके प्रोफेशन के मुताबिक इस तरह के इंटरैक्शन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्यूटिशियन को ट्रेन किया जाता है कि जब कस्टमर को फेशियल दिया जा रहा है तो उसे कस्टमर के साथ ब्लीच से होने वाले बेनिफिट्स भी डिस्कस करने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। सर्विस केवल एक्सचेंज प्रोसेस न होकर एक एक्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग है विद इन और बिटवीन ग्रुप्स,
यही कंपोनेंट सर्विस को एक प्रोडक्ट या फिर बिजनेस से जुड़ी एंटिटी बनाता है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन प्रोसेस। जब भी सर्विस से कोई बेनिफिट कस्टमर को दिया जाता है तो उसका पर्पस होता है वैल्यू एडिशन। इस वैल्यू एडिशन के बिना सर्विस के बाकी 6 के 6 कंपोनेंट्स बायर और सेलर दोनों के लिए यूजलेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हेयर कट लिया है तो उससे आपका चेहरा पहले से बेहतर ही दिखना चाहिए, ना कि पहले से बुरा। यदि आपका फेस पहले से बुरा दिखता है तो यह वैल्यू एडिशन किसी तरह से भी नहीं होगा। सर्विस के सबसे स्पेशल फीचर इंटेंजिबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें सर्विस गुड्स कॉन्टिन्यूम पर सर्विसेज की अलग अलग तरह की टाइप्स या लेवल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लेवल है प्योर सर्विस विद नो टेंजिबल प्रोडक्ट इन्वॉल्व, यानी उस तरह की सर्विस जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को किसी टेंजिबल प्रोडक्ट का सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे कि एक टीचर बिना बुक, ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर के भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बेबी सिटिंग भी एक ऐसी ही सर्विस कहा जा सकती है, पर यहाँ एक बात एक्सेप्ट करनी होगी कि आज के ज़माने में ऐसी प्योर सर्विसेज नहीं देखी जाती। अगर और कुछ नहीं तो सर्विस कहाँ दी जा रही है उस जगह का एम्बियंस तो एक टेंजिबल पार्ट होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, वो टीचर जहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा है वह जगह कैसी है, यानी क्लासरूम कैसा है, फर्नीचर की क्वालिटी कैसी है, ये सब सर्विस प्रोसीजर का एक पार्ट बन जाते हैं। सेकेंड लेवल उन सर्विसेज का है जिनमें टेंजिबल प्रोडक्ट्स का रोल कुछ ज़्यादा होता है। जैसे होटल के सर्विसेज को होटल के रूम्स के आधार पर इवेल्युएट किया जाएगा, तो रेस्टोरेंट की सर्विस को वहाँ सर्व किए जाने वाले फूड आइटम्स के आधार पर। हम सब ने कभी ना कभी ये कहा ही होगा कि रेस्टोरेंट ए का खाना रेस्टोरेंट बी के खाने से ज़्यादा अच्छा है। यह शब्द खाना सर्विस में टेंजिबल प्रोडक्ट का इंक्रीज रोल है। जबकि टीचर के लिए आप क्या कहेंगे? सिर्फ ये कि टीचर ए टीचर बी से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है। पहले एग्जाम्पल में हम एम्प्लॉय स्किल्स को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जबकि दूसरे लेवल में हम प्रोडक्ट को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तीसरा लेवल वो है जिसमें कि सर्विस देने का आधार ही किसी खास तरह के टेंजिबल गुड्स को बना लिया जाता है। जैसे किसी एक खास ब्रांड के ब्यूटी सैलून या किसी एक ब्रांड की चाय या कॉफ़ी के टी या कॉफ़ी लाउंज की सर्विस। पिछली स्लाइड में हमने सर्विसेज के स्पेशल फीचर्स में से एक टेंजिबिलिटी तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन सर्विस के कुछ और स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें समझ लेने चाहिए। पहला है इनसेपरेबिलिटी, जिसका कारण है सर्विस की प्रोडक्शन और सर्विस की कंजम्पशन का टाइम एक ही होना। इसे हम टीचिंग सर्विसेज के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस समय एक टीचर पढ़ा रहा है उसी समय एक स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, यानी सर्विस प्रोवाइडर जो कि टीचर है और सर्विस कंज्यूमर जो कि स्टूडेंट है, दोनों जब एक साथ सर्विस के प्रोसेस से गुजरते हैं तो सर्विस की डिलीवरी और सर्विस की कंजम्पशन कंप्लीट होती है। यह फीचर हमें प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और प्रोडक्ट को यूज करना अलग अलग टाइम पर हो सकता है, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं है। दूसरा फीचर है वेरिएबिलिटी। प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, बल्कि बाजार में मिलने वाली अधिकतर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड ही होती हैं, लेकिन किसी भी सर्विस को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ही मुश्किल बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाले एम्प्लॉयज़ की स्किल्स का लेवल भी अलग अलग हो सकता है। दूसरी तरफ एक ही एम्प्लॉय हर बार आपको एक्सीलेंट सर्विस दे पाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी कम होती है। तीसरा है पेरिशेबिलिटी। सर्विस को अगर सर्विस देते समय यूज ना किया जाए तो वो पेरिश हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी। जबकि एक प्रोडक्ट को हमें आज खरीदा है तो कल उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ट्रेन की टिकट आज के लिए बुक करवाई है तो हम आज ही उस ट्रेन से जा सकते हैं, कल नहीं। कल तक तो वो सर्विस पेरिश हो जाएगी। फिर है हेट्रोजिनिटी। यह फीचर शो करता है कि सर्विस में नॉन यूनिफॉर्मिटी का एक कैरेक्टर है, क्योंकि हर कस्टमर को एक जैसी सर्विस नहीं दी जा सकती। एक एयर होस्टेस की प्रोफेशनल स्माइल अथवा एक टीचर की स्टूडेंट को पढ़ने वाली डांट को आप मेजर नहीं कर सकते। साथ ही यह भी जरूरी नहीं कि हर एयर होस्टेस स्माइल दे ही और हर एक टीचर डांटे ही। उसके बाद है ओनरशिप। सर्विस के प्रोसीजर में कस्टमर इंटेंजिबल सर्विस के टेंजिबल पार्ट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उस पर उसकी ओनरशिप यानी अधिकार नहीं होता। जैसे कि ट्रेन की सीट आपको केवल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक ही आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद वो आपकी नहीं रहती। आज हमें अपने आसपास अनेकों सर्विसेज दिखाई देती हैं, जिन पर हम इस स्लाइड में एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टूर्स एंड ट्रेवल सर्विसेज की, जिसके अंतर्गत कार हेल्पलाइन, कार रेंटल सर्विसेज जैसी सर्विसेज भी आती हैं। फूड इंडस्ट्री में हमें टी, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गेस्ट हाउसेज, होटल्स, मोटेल्स, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन वगैरह देखने को मिलती है। दूसरी तरफ फूड इंडस्ट्री में बहुत अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लोर मिल्स, बार्स, पब्स, फूड कैटरर्स, कैंटीन्स वगैरह।
एजुकेशन इंडस्ट्री में हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती हैं यूनिवर्सिटीज जैसी स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स, वेकेशन स्कूल्स और हॉबी क्लासेस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमें आर्ट गैलरीज, थिएटर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कोथेक, फैंसी ड्रेस रेंटल, अम्यूजमेंट पार्क, ऑर्केस्ट्रा जैसी सर्विसेज दिखाई देंगी। कंसल्टेंसी सर्विसेज में हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बैंक, सीएस, फाइनेंस कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस, टिकट्स, लोन्स, एटीएम, शेयर ब्रोकर्स वगैरह सर्विसेज मिलती हैं। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्लिनिक, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, योगा सेंटर्स, जिम्नेजियम, फिजियोथेरेपिस्ट, हेल्थ क्लब्स, ब्लड बैंक, आई बैंक्स आदि अनेकों सर्विसेज मिलती हैं। सर्विसेज की यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और आज के ज़माने में इसमें रोज़ न जाने कितने नए एडिशन होते जा रहे हैं। हम इस स्लाइड में सभी सर्विसेज का नाम तो नहीं दे सकते, पर हम इस स्लाइड की मदद से समझ सकते हैं कि हम किस तरह की सर्विसेज की बात आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग बेसिस हैं। फर्स्ट है इक्विपमेंट बेस्ड और पर्सन बेस्ड सर्विस। बहुत सी सर्विसेज जैसे कि ब्यूटिशियन, डॉक्टर की सर्विस तो पर्सन बेस्ड होगी, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस जैसी सर्विस प्योरली मशीन बेस्ड भी हो सकती है। दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है लेबर इंटेंसिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव सर्विसेज। किसी सर्विस में स्किल्ड लेबर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी तो किसी सर्विस में रिसोर्सेज या कैपिटल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर बिना किसी रिसोर्स के अपनी नॉलेज के आधार पर लेक्चर दे के एजुकेशन सर्विस दे सकता है। वहीं एक डेंटिस्ट को पेशेंट को अपनी सर्विसेज देने के लिए डेंटल चेयर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड सर्विसेज। किसी सर्विस को कितना स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है और किस सर्विस में कितनी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसके आधार पर भी सर्विसेज को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक स्कूल की क्लास में सभी स्टूडेंट को एक सी यानी स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सर्विस दी जाती है, लेकिन ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड एजुकेशन सर्विस दी जाती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अपेक्षा से इस क्लासिफिकेशन का बहुत अधिक महत्व है। फिर है इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल सर्विसेज। जिस तरह से प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर के लिए क्लासिफाई की जाती हैं, उसी तरह सर्विसेज को भी इंडिविजुअल और बिजनेस कंज्यूमर के आधार पर कैटेगराइज किया जा सकता है। इसके बाद है फिजिकल और मेंटल सर्विसेज। मैनेजमेंट स्कॉलर हिल ने 1997 में सर्विसेज का ये ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन दिया था। एक कुक की सर्विसेज फिजिकल लेबर बेस्ड हैं, जबकि एक कंसल्टेंट की सर्विसेज को मेंटल सर्विसेज कहा जा सकता है। छठे नंबर पर है परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ सर्विसेज के आधार पर क्लासिफिकेशन। जिन सर्विसेज की जरूरत बार बार पड़ती है वो टेम्परेरी नेचर की होती हैं, जैसे ब्यूटिशियन की सर्विसेज। दूसरी ओर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कंज्यूमर पर अपना परमानेंट इफेक्ट छोड़ती हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी। सर्विसेज का एक क्लासिफिकेशन लोकेशन के आधार पर किया जा सकता है। एजुकेशन एक ही लोकेशन पर दी जाने वाली सर्विस है, जबकि रेलवे या एयरलाइंस जैसी सर्विस एक से अधिक लोकेशंस पर दी जाती हैं। इन्हें ही सिंगल लोकेशन एंड मल्टीपल लोकेशन सर्विसेज कहा जाता है। हालांकि मॉडर्न फ्रेंचाइजी सिस्टम और वीडियो लेक्चर्स ने एजुकेशन इंडस्ट्री के इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, फिर भी एक लर्नर के लिए इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर है प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सर्विसेज। कई सर्विसेज जैसे सिनेमा हॉल, टैक्सी इत्यादि प्रॉफिट कमाने के लिए बेची जाती हैं, पर कई सर्विसेज ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड होती हैं। ये सर्विसेज हो सकती हैं मंदिर, चर्च, चैरिटेबल डिस्पेंसरी वगैरह। उसके बाद है कंजम्पशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो कि सीजनल और नॉन सीजनल सर्विसेज को अलग अलग करती है। समर वेकेशन के दौरान हॉबी क्लासेस सीजनल सर्विस है और न्यूज़ चैनल की सर्विसेज नॉन सीजनल सर्विस हैं, जो कि 12 महीने हम देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग किस्म की सर्विस क्लासिफिकेशन है सर्विसेज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ विलिंगनेस टू यूज इट। कई सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें कोई यूज़ कभी नहीं करना चाहता, फिर भी वो बिकती हैं। ऐसा प्रोडक्ट्स के साथ कतई नहीं होता। अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उन्हें नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं? ये सर्विसेज हो सकती हैं हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सर्विसेज, या फिर फ्यूनरल सर्विसेज, जिसे कोई यूज़ नहीं करना चाहता लेकिन हर किसी को वो यूज़ करनी ही पड़ती हैं। ये इस वीडियो में हम कॉटलर और ग्रॉनरूस के द्वारा दिए गए लेवल्स में समझेंगे। कॉटलर ने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के 5 लेवल्स डिफाइन किए हैं। कॉटलर के लेवल सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के रिलेशनशिप को फोकस करते हैं। कोर बेनिफिट, ये फर्स्ट लेवल है जिसमें किसी सर्विस से कस्टमर की मूल आवश्यकता क्या है यह पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी होटल सर्विस को कोई तभी यूज करेगा जब उसे उसमें रात में सोने और सुबह घूमने से निकलने के लिए पहले एक रूम चाहिए। सो स्लीप, रेस्ट और वॉशरूम कोर बेनिफिट का लेवल है। बेसिक प्रोडक्ट, सेकेंड लेवल फंक्शनल एट्रीब्यूट्स का है। फॉर एग्जाम्पल, होटल रूम में सोने के लिए बेड किस तरह का हो,
ये फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होंगे। थर्ड है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। थर्ड लेवल है किसी कस्टमर की नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस जो किसी होटल की सर्विस से हो सकती हैं, जैसे कि रूम क्लीन हो, वॉशरूम में टॉवल्स लार्ज साइज के हों, एट्सेट्रा। फोर्थ लेवल है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का, यानी सप्लायर वो सर्विसेज दे जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट ही ना की हो, पर उनके होने पर वो एडिशनली सेटिस्फाइड या डिलाइटेड रहेगा, जैसे प्रॉम्प्ट रूम सर्विस या बहुत कन्वीनियंट चेक इन और चेकआउट टाइम। इसके बाद का लेवल है पोटेंशियल प्रोडक्ट का, जो किसी सर्विस का पॉसिबल इवोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि एक होटल में लग्जरी स्वीट का पोटेंशियल प्रोडक्ट होना। ग्राउंड ने सर्विसेज के 3 लेवल डिफाइन किए हैं। फर्स्ट लेवल कोर सर्विस। कोर सर्विस यानी मेन सर्विस जो कस्टमर को ऑफर की जा रही है, जैसे कि होटल में सोने के लिए कमरा। सेकेंड लेवल है ऑगमेंटेड सर्विस का, जिसमें सर्विस डिलीवरी सिस्टम के कंपोनेंट्स जैसे एक्सेसिबिलिटी, इंटरैक्शन, कस्टमर पार्टिसिपेशन आदि को लिया गया है। होटल की लोकेशन क्या है, होटल में कितने रूम्स अवेलेबल हैं, रिसेप्शन पर कस्टमर को कैसे रिसीव किया गया है, कस्टमर सर्विस यूज करते हुए कितना कोऑपरेट करता है या नहीं करता है, ये सब सेकेंड लेवल के ऑगमेंटेड सर्विस के कंपोनेंट हैं। थर्ड है मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑफ द सर्विसेज। थर्ड लेवल जो मार्केटर्स के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है वो है कि कस्टमर को किस तरह कन्वे किया गया है कि इस होटल में रहने के रूम्स कैसे हैं, ऑगमेंटेड सर्विसेज कैसी हैं, जैसे कि ब्रांडिंग के लिए की गई कोई इवेंट या एडवर्टाइजमेंट इस लेवल के अंडर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि सर्विस मार्केटिंग में किस तरह के चैलेंजेस मार्केटर को फेस करने पड़ते हैं। चूंकि सर्विसेज को प्रोडक्ट की तरह स्टोर करके नहीं रखा जा सकता और ना ही इनकी इन्वेंट्री मेंटेन की जा सकती है, इसलिए डिमांड के मुताबिक सप्लाई को कंट्रोल करने का चैलेंज हमेशा सर्विस मार्केटर के सामने रहता है। सर्विस में इनकंसिस्टेंसी दूसरी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा है कि कोई भी 2 इंसान बिल्कुल एक जैसी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। नेक्स्ट चैलेंज है इनसेपरेबिलिटी का। चूंकि सर्विस देने वाले को सर्विस से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टाफ और एम्प्लॉयज पर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। इनसेपरेबिलिटी की वजह से स्टाफ के द्वारा बिजनेस पुलिंग का एक और बहुत बड़ा चैलेंज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सामने है। जैसे कि एक टीचर के लिए बहुत आसान होगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड स्टूडेंट को अपने पर्सनल ट्यूशन के लिए टेम्प्ट करना। नेक्स्ट है सर्विस का इंटेंजिबिलिटी फैक्टर, जो मार्केटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि इसी की वजह से कस्टमर लेस सेटिस्फाइड दिखता है। और ये मार्केटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे लेस सेटिस्फाइड कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेन किया जाए। तो इसकी स्पीड प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत स्लो है, इसलिए इसमें कस्टमर का भी काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से कस्टमर को रिटेन करना मार्केट के लिए चैलेंजिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी डॉक्टर के बाहर अगर बहुत लंबी क्यू है तो कस्टमर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा जहाँ कम लंबी क्यू है, और इस तरह से ये मार्केटर के लिए एक चैलेंज रहता है। अब हम सर्विस मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट के 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये चारों तो सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स में रहेंगे ही, लेकिन सर्विसेज के स्पेशल फीचर्स की वजह से इसमें 3 P's और इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि डायग्राम में नीचे दिखाया गया है। ये 3 P's हैं: पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब हम इन 7 P's ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग पर चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट यानी पहला P, कोर सर्विस जो यूजर को प्रोवाइड की जाती है, जैसे रेलवे की कोई सीट, कैब या कोई मसाज। कंप्लीट सर्विस तो एक्टिविटीज का एक बंडल है जो कोर सर्विस के साथ एसोसिएटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट की सर्विस में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कस्टमर को ग्रीट करने से लेकर खाने का ऑर्डर लेकर खाना सर्व करना इत्यादि, ये सब भी सर्विस का पार्ट होते हैं। सेकेंड P है प्राइस। प्रोडक्ट की अपेक्षा सर्विसिंग के प्राइसिंग डिसीजंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे कि एक ही खाने की आइटम का प्राइस ढाबे, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल में अलग अलग होता है। एक्टिविटीज़ के बंडल के डिफरेंट होते ही उसी प्रोडक्ट का और उसी सर्विस का प्राइस अलग हो सकता है। इसके बाद है प्लेस। सर्विस के मामले में प्लेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो किसी दूर दराज के इलाके में भी मैन्युफैक्चर की जा सकती है और सिटी में लाके बेची जा सकती है, लेकिन कोई सर्विस अगर सिटी में देनी है तो सर्विस का प्रोडक्शन भी सिटी में ही होगा, तभी कस्टमर उसको सिटी में कंज्यूम कर सकता है। फोर्थ P है प्रमोशन। सर्विसेज के प्रमोशनल एफर्ट भी प्रोडक्ट की प्रमोशन जितने ही कॉम्प्लेक्स हैं। इसका पता हमें इसी से चलता है कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स भी सर्विसेज की प्रमोशन करते हैं। अमिताभ बच्चन टूरिज्म सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो विद्या बालन गवर्नमेंट के आइडिया हर घर में शौचालय की प्रमोशन करती हैं। फिफ्थ P, पीपल। ये सर्विसेज मार्केटिंग का एक एक्सक्लूसिव P है। इसका कारण है कि सर्विसेज लोगों की मदद से ही प्रोवाइड की जाती हैं
और साथ ही एक्सचेंज प्रोसेस की दूसरी साइड पे जो बायर है सर्विस प्रोडक्शन में एज अ कस्टमर, उनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरत होता है अच्छी सर्विस प्रोडक्शन के लिए। 6th पी है प्रोसेस, और इसे इसलिए एक सेपरेट पी काउंट किया गया है क्योंकि सर्विसेज के सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ यानी प्रोसेस का डायरेक्ट इफेक्ट सर्विस कंज्यूमर पर आता है। जैसे कि कैंची की प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, इससे कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यही कैंची सर्जरी के लिए यूज़ की जाती है तब यह प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है कि एक कस्टमर की सर्जरी में यूज़ होने के बाद उसे सैनिटाइज किया गया है या नहीं, और इसी से कस्टमर डायरेक्टली अफेक्ट भी होता है। आज के कोविड-19 के ज़माने में तो हमें इस तरह की मार्केटिंग चैलेंजेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 7th पी है फिजिकल एविडेंस। ये सर्विसेज के बंडल का कोई भी टेंजिबल कंपोनेंट है। यह होटल का रिसेप्शन रूम, ब्यूटी सैलून में यूज़ किए जाने वाली प्रोडक्ट्स, कंपनी वेबसाइट आदि हो सकता है। फिजिकल एविडेंस पर ध्यान दिए बिना सर्विसेज मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि कैसे सर्विसेज की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट टूल होना चाहिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इफेक्टिव इंटरनल एफर्ट। एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही अपनी परफॉर्मेंस द्वारा किसी कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकता है। यह स्टेटमेंट आधार है इंटरनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का, जो सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सर्विस एनकाउंटर के दौरान एम्प्लॉय की कस्टमर के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन होती है विदाउट मच कंट्रोल फ्रॉम द मैनेजमेंट। दूसरा उपाय है टीम वर्क। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी टीम तैयार करना जिसमें सब एम्प्लॉयज मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। इसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इफेक्टिव ट्रेनिंग आदि टूल्स का यूज करके एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एम्प्लॉय को देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बेहतर सर्विस देने में समर्थ होंगे। इसके बाद है वेल क्वालिफाइड, स्किल्ड एंड प्रेजेंटेबल एम्प्लॉयज। चूंकि सर्विस एक प्रोसेस है और कस्टमर के लिए एक एक्सपीरियंस जो वो आसानी से नहीं भूलता, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय स्किल्ड और वेल इक्विप्ड हों। उनका प्रेजेंटेबल होना 7th पी यानी फिजिकल एविडेंस को एनहांस करता है। 6th है अपडेशन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रेलेवेंट फील्ड। टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहना सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो सर्विस प्रोवाइडर नई टेक्नोलॉजीज से मिलने वाले बेनिफिट्स अपने कस्टमर को नहीं दे पाता, वो सर्विसेज मार्केटिंग में पिछड़ जाता है। इसके बाद है परफॉर्मेंस कंट्रोल। सर्विसेज इंडस्ट्री के स्पेशल फीचर्स के कारण बैड वर्ड ऑफ माउथ का स्प्रेड होना बहुत आसान हो सकता है। यदि सही से कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो सर्विस प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। अगला उपाय है, यदि एम्प्लॉयज में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे टाइम रहते ही रिजॉल्व कर देना चाहिए। यदि यह कॉन्फ्लिक्ट कस्टमर्स के सामने आता है तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। रोल एम्बिग्विटी को हमेशा दूर रखना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को यह क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि सर्विस प्रोसीजर में उसका रोल क्या है। इस रोल क्लैरिटी के बिना डुप्लीकेशन ऑफ रोल और डाउन परफॉर्मेंस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम लेटिनन के द्वारा दिया गया क्वालिटी कंट्रोल का 3 डायमेंशनल मॉडल भी समझेंगे, जिसमें वो 3 एलिमेंट्स पर एम्फेसाइज करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है फिजिकल क्वालिटी। यह केवल सर्विस प्रोसेस का टेंजिबल पार्ट ही नहीं होता बल्कि सर्विस का आउटकम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कट की सर्विस लेते हुए कस्टमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉय कितना स्किल्ड है या उसने हेयर कट में कितने घंटे मेहनत की है। कस्टमर को केवल सर्विस आउटकम यानी अपने फेस में हेयर कट से आने वाले चेंज से मतलब है कि उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। दूसरा एलिमेंट है इंटरैक्टिव क्वालिटी। सर्विस एनकाउंटर के समय कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन या कंपनी की तरफ से कस्टमर की ओर जाने वाला किसी भी तरह के कम्युनिकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एलिमेंट है कॉर्पोरेट क्वालिटी। यह इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पास्ट में अर्न की गई होती है। इस इमेज के कारण कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर फोर्टिस या अपोलो हॉस्पिटल में उनकी कॉर्पोरेट क्वालिटी के लिए जाता है। बाकी के दोनों एलिमेंट्स तो वह वहां पहुंच के ही एक्सपीरियंस करता है। दूसरी तरह की क्वालिटी अप्रोच है सर्विसेज मार्केटिंग ट्रायंगल, जो सर्विस क्वालिटी कंट्रोल करने में मार्गदर्शक है। इस ट्रायंगल के 3 बिंदु होते हैं, कंपनी, कस्टमर और एम्प्लॉयज। इनके आपसे इंटरैक्टिव रिलेशनशिप से हमें 3 तरह की मार्केटिंग अप्रोचेस प्राप्त होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरैक्टिव। एक्सटर्नल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से कस्टमर के साथ होने वाला कम्युनिकेशन है, जिसमें पोटेंशियल कस्टमर्स को यह बताया जाता है कि इस प्रकार की सर्विस हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसका प्राइस ये है और सर्विस प्रोडक्शन की लोकेशन भी बताई जाती है।
इस मार्केटिंग में कंपनी कस्टमर से एक प्रॉमिस कर रही होती है। इंटरनल मार्केटिंग कंपनी और एम्प्लॉय के बीच का कम्युनिकेशन है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखती हैं कि वह एम्प्लॉयज़ कस्टमर को सेटिस्फाइड रख सकें। यह मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किए गए प्रॉमिस की एनेबलिंग स्टेज है। इंटरैक्टिव मार्केटिंग वो स्टेज है जिसमें कंपनी कस्टमर को किए गए प्रॉमिस को डिलीवर करती है। यह इंटरैक्शन सर्विस एनकाउंटर के समय किया जाने वाला प्रॉमिस होता है। किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह समझा जा सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट का आना और मेडिकल इक्विपमेंट, ये सभी सिस्टम के इनपुट होंगे। पेशेंट को मिलने वाला ट्रीटमेंट प्रोसेस और ट्रीटमेंट के बाद स्वस्थ हुआ इंसान हॉस्पिटल का आउटपुट है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरह से हमने समझा कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। अब हम देखें कि इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मार्केटिंग के लिए किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। एक हॉस्पिटल को अपनी मार्केटिंग के लिए कस्टमर यानी पेशेंट सेटिस्फैक्शन को मेजर करना आना चाहिए। इसके लिए मार्केटर्स को ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। वाई डज द पेशेंट बाय आवर सर्विसेज, यानी कोर सर्विसेज की यूटिलिटी कितनी है। हाउ इम्पॉर्टेंट आर द सर्विसेज ऑफ माई हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट, यानी यूटिलिटी के बाद ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सर्विसेज बंडल की इंपॉर्टेंस किसी कस्टमर के लिए क्या और कितनी है, यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। डज ही ऑल्सो बाय सर्विसेज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर, एफिशिएंट मार्केटिंग के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर और अप्रिशिएबल सर्विस ऑफ माई हॉस्पिटल, जो सर्विसेज ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी क्वालिटी और मार्केटिंग की तरफ और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। What is the patient's feedback about my hospital? कस्टमर फीडबैक जितना प्रोडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि कस्टमर फीडबैक ही प्रोसेस इंप्रूवमेंट के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का प्रोसेस न केवल हॉस्पिटल बल्कि हर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए और यही अप्रोप्रिएट मार्केटिंग का एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि सर्विसेज क्या हैं और सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। हमने मार्केटिंग की थ्योरी को हॉस्पिटल सर्विसेज पर अप्लाई करके भी देखा कि कैसे उसकी सर्विसेज को मार्केट किया जा सकता है। इन केस आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट माई email alkajain2008@gmail.com। यदि यह वीडियो आपको मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज की नॉलेज से फेमिलियराइज करवा सका तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। ऑल्सो सब्सक्राइब so that you do not miss next videos on marketing. Till then, enjoy marketing knowledge. Good luck.